और दोस्त लोग बताओ क्या हालचाल। स्वागत है तुम्हारा पुष्पा सीरीज में। क्या सोचे थे इस सीरीज का वीडियोस नहीं आएंगे? भाई क्या बात करते हो, मैंने कह दिया है तो वीडियो आएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो चलो पुष्पा सीरीज का फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलो कौन सा चैप्टर को ख़त्म करें? फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जानते हैं इक्वेशन किसे कहते हैं। कहीं पर भी तुम्हें दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखे और बीच में अगर इक्वल टू मिल जाए ना, तो बस उसको इक्वेशन कहेंगे। अब क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? वैसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंपल बात। अरे भाई तुम मुंह क्यों ऐंठ रहे हो? वेरिएबल मतलब समझ में नहीं आया? चलो कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब पहले समझा लेता हूँ। देखो तुम अपने मैथ बुक में बहुत सारी इक्वेशन इस प्रकार से देखे होगे। तो जो नंबर वाला चीज होता है ना, उसको कांस्टेंट कहते हैं, और नंबर के सिवा जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड आता है उसको वेरिएबल कहते हैं। बस तुम्हारे किताब में अंग्रेजों को समझने जैसा डेफिनेशन दिया हुआ है। इक्वेशन which is in the form of x square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are integers and a not equal to 0। समझ में नहीं आता है का देवल है? चलो इसको बढ़िया से समझाता हूँ। तुम्हारे किताब में बोला है कि वैसा इक्वेशन जिसमें एक नंबर के साथ एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ होना चाहिए, एक नंबर के साथ एक्स जुड़ा हुआ होना चाहिए, और एक नंबर ऐसा ही छुट्टा होना चाहिए। जिस नंबर के साथ एक्स स्क्वायर जुड़ा हुआ है ना, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पद से रिजेक्ट हो जाएगा। x के साथ जो नंबर है वो 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ वाला 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखो x के साथ वाला को मैंने 0 कर दिया और c को भी 0 कर दिया। अभी तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर के साथ वाला को 0 कर देता हूँ, बाद में x के साथ वाला 0 के अलावे 2 4 कुछ भी नंबर हो, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्योंकि यार 0 के साथ किसी भी चीज़ को गुना करोगे तो 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 तो रहेगा ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहा जाएगा? तो बस यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या चीज़ रखा हुआ है कि पूरा एगो चैप्टर छप गया, वो भी 4 एक्सरसाइज का। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी वाले कितना पागल हो गए हैं, इतना सिंपल चीज़ में 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन छाप दिए। अरे यार क्या कहें, इतना ही चीज़ में नहीं, इसमें कुछ नमक मिर्च मसाला सब डाला गया है, तब ये पूरा चैप्टर 4 एक्सरसाइज का हो गया है। देखो इन लोगों को क्वेश्चन दे देगा, मतलब एगो इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि तुम बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। अरे भैया इतना आसान क्वेश्चन, इसको तो एक अंधा आदमी भी पहचान जाएगा। ओ सॉरी, अंधा आदमी कैसे पहचानेगा यार? उसका तो आंखें नहीं दिखेगा तो कैसे पहचानेगा? लेकिन दोस्त तुम इन सब क्वेश्चन को आसान मत समझो। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन में नमक मिर्च मसाला लग चुका है, तब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने वाला क्वेश्चन करो तो कभी भी बिना सॉल्व किए डिसीजन मत लेना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा कभी मत सोचना, उसको पूरा सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 x स्क्वायर इक्वल टू 3। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं? कुछ महान आत्मा तो फट से बोल देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तब पता चला कि यार इसका हाईएस्ट पावर तो, इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो 4 है, तब तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह के मार के आते तुम्हारा गलत हो जाता। ऐसा ही फंसते हो, इसलिए सलाह देना चाहूँगा कि पहले सॉल्व कर लेना। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि ब्रैकेट के अंदर बंद रहेंगे, तो पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना। और इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड कैंसल हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने बोलेंगे। जीरोज, कुछ आदमी लोग जीरोज को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तुम अमरूद को गुआभा कहो या फिर अमरूद कहो या फिर टमरस कहो, आदमी समझ ही जाता है। वैसे तुम में से कुछ लोग टमरस मतलब नहीं समझ रहे होगे, ये हमारा देहाती भाषा है यार अमरूद को कहने का।
प्यार से कहते हैं टमरस। तो तुम्हें जीरोज निकालने का टोटल 3 तरीका जानना था, लेकिन उसमें से एक सबसे कठिन वाला तरीका, पंख लगा के उड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? कोरोना आया था यार, इसलिए भाग गया। और 2 को आसान आसान तरीका तुम्हें सीखना है। फर्स्ट तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ पर अगर मिडिल का स्पेलिंग गलती है तो कोई कमेंट सेक्शन में गाली नहीं देगा। अरे भैया, मैं कोई इंग्लैंड ब्रिटेन से तो आया नहीं कि सब सही लिखूंगा, मैं भी भारत का आदमी हूँ। वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सीखते हैं। चलो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, ये जो बीच वाला टर्म है ना, x के साथ जो टर्म है, इसको 2 भाग में तोड़ना होता है। भैया तोड़ने काहे कह रहे हो? किसी को तोड़ना नहीं चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए। ऐसा हम लोग कहानी में पढ़े हैं। अरे दोस्त, कहानी का ज्ञान को मैथ में क्यों घुसा रहे हो? हाँ, तो बीच वाला टर्म को हम लोग को इस प्रकार से 2 नंबर में तोड़ना होता है, जिसको गुना करने से x² का कोफिशिएंट वाला नंबर और कांस्टेंट टर्म वाला नंबर का गुना के बराबर आए, और जोड़ने से बीच वाला टर्म यानी खुद आ जाए। एक बार हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म को गुना करने से आया 12। अब बीच वाला टर्म को तोड़ते हैं। ऐसा तोड़ेंगे कि दोनों को गुना करने से 12 आएगा और जोड़ने से बीच वाला टर्म आएगा यानी 1 आएगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका है फैक्टराइज करना। हमें गुना करके 12 लाना है, तो 12 को ही हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करके उसको ऐसा 2 नंबर में बदलते हैं जिसको जोड़ने से 1 आए। बस हम लोग को ये ध्यान रखना है कि उसको जोड़ने से 1 आना चाहिए, गुना करने का ध्यान नहीं रखना है। तो यहाँ पर 4 और 3 2 ऐसा नंबर आया है जिसको जोड़ने से 1 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ने से तो 7 आता है, 1 कैसे आएगा? भैया +4 और -3 दोनों को जोड़ो तो कितना आता है? हाँ, 7 आएगा। दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलती लिख दिया था, +2 लिख दिया था, यहाँ पर -2 होता। तो गुना करने से -12 आएगा। और हम लोगों ने जो नंबर निकलाया है 4 और -3, इसको गुना करने से भी -12 आएगा। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको जोड़ने से +4 और -3 इसको जोड़ने से 1x आया, जो कि मिडिल टर्म है। अब काम हो गया। बस जो होता है कॉमन ले लो, जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर रहने दो, और फिर ब्रैकेट के बाहर वाला को एक ब्रैकेट के अंदर रखना है और ब्रैकेट के अंदर वाला को एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब देखो मजा, दोनों को गुना करने से 0 आ रहा है। अब तुम जानते होगे कि कोई 2 नंबर को गुना करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर तो 0 होगा ही। तो या तो शुरू वाला नंबर इक्वल टू 0 होगा या तो सेकेंड वाला नंबर इज इक्वल टू 0 होगा। तो आइदर और करके दोनों को 0 के इक्वल कर देना है और हमारा रूट्स निकल के आ जाएगा। तो हमारा रूट्स है 1/2 और -2/3 हो गया। यही है मिडिल टर्म स्प्लिट। चलो अब RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग बोलते हो कि रूट वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, रुको रूट वाला क्वेश्चन निकालने दो। यहाँ पर मैंने एक रूट वाला क्वेश्चन निकाला है 29 नंबर का, एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। यार मिडिल टर्म मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड दोनों एक ही होता है। मिडिल टर्म मेथड का नाम ही फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को गुना करते हैं। दोनों को गुना करने से आया √3। √3 × 1 √3 ही आएगा, वही ना आएगा, तो आया √3। अब हम लोग को बीच वाला टर्म मतलब x के साथ जो टर्म है, इसको ऐसा 2 नंबर में बांटना है कि जिसको गुना करने से तो √3 आए, लेकिन जोड़ने से -√3 + 1 आए। तो यार यहाँ पर तो ये पहले से बटा हुआ है, √3 और 1। देखो इसको गुना करेंगे तो √3 ही आएगा और जोड़ने से तो ये आएगा ही आएगा। अरे भैया, मैंने सोचा नहीं था इतना आसान हुआ। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। x² -√3x x + √3 = 0। अब जो कॉमन होता है उसको मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाला को एक साथ रखना है और ब्रैकेट के बाहर वाला को एक साथ रखना है, और फिर दोनों को 0 के इक्वल टू कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा x = 1 और √3। चलो इसका आंसर चेक करते हैं। देखो तुम लोग ना क्वेश्चन को देख के डर जाते हो। अगर तुम क्वेश्चन को देख के नहीं डरोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है यार, सब आसान है। बिल्कुल सही आंसर है। चलो
थोड़ा सा अगर और टाइम मिलेगा ना तो मैं आर एस अग्रवाल का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा और एनसीईआरटी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, वीडियो के एंड में बताऊंगा। रूट्स निकालने का अगला मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब ये एक फॉर्मूला ही है, तुम इसको सस्ता जुगाड़ बोल सकते हो। बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, तुम्हें उसका रूट्स मिल जाएगा। कितना आसान है यार। कैमरा ऐसा काहे लपलप आ रहा है? कैमरा क्वालिटी कम था इसलिए नया फ़ोन लिया, फिर वही हाल हो रहा है। चलो मैं वो फॉर्मूला जल्दी से बता देता हूँ। -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही है अल्फा और बीटा निकालने का फॉर्मूला। देखो बीच में प्लस माइनस दोनों एक साथ है, तो उसको गड़बड़ाना मत। अल्फा निकालने में प्लस यूज करना और बीटा निकालने में माइनस यूज करना, ठीक है। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। x² के साथ जो होता है उसको a कहते हैं, x के साथ जो होता है उसको b कहते हैं, और छुट्टा रहता है उसको c कहते हैं। यहाँ पर तुम्हें रूट d दिख रहा होगा, तो ये d कैसे निकाल ले? a b c तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिख लेंगे, d कैसे निकालें यार? d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, डिस्क्रिमिनांट निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट किया है और डिस्क्रिमिनांट निकाल लिया, -56 आया। भैया इस क्वेश्चन का तो रूट निकलेगा ही नहीं। मैंने अंदाजे क्वेश्चन उठा लिया था। अपने मन से क्वेश्चन लिख दिया था। वैसे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ना एक प्रॉब्लम आता है कि रूट डी का वैल्यू जल्दी नहीं निकलता है, काहे कि डिस्क्रिमिनांट नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालने का ट्रिक बताया है, तुम उसको जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगा यार। वैसे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूँ, चाहो तो अभी देख सकते हो। रुको इस चैप्टर को खत्म होने दो, उसके बाद देख लेना। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। रूट का भी अलग अलग नेचर होता है, कभी ये गुस्सैल होता है, कभी ये खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, कभी मनहूस होता है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये सब कुछ नहीं होता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका रूट्स आराम से निकल जाता है, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका रूट्स कितनों हाथ पैर मारो वो निकलता ही नहीं है, और कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनका रूट्स इक्वल निकलता है। तो बस अभी तुम जो चीज़ पढ़ोगे ना, उसको पढ़ने के बाद तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिना रूट निकाल ले ये पता कर सकते हो कि उसका रूट्स निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, उसका रूट्स इक्वल होगा कि क्या होगा, ये तुम आराम से पता कर सकते हो। अरे यार मुझे तो ये ट्रिक टाइप से लग रहा है, बिना रूट निकाले तुम पता कर लोगे कि ये रूट कैसा होगा। गजब यार गजब। इसलिए तो बोलते हैं मैथ जिसको तारा तो पूरे तार दिया, और जिसको डुबाया तो पूरे ले डूब गया। इसके लिए तुम्हें कोई अलग फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ देर पहले तुम्हें मैं एक फॉर्मूला बताया था अल्फ़ा और बीटा निकालने का। अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा का है -b माइनस रूट डी बाई 2a। बस यहाँ पर तुम देख सकते हो कि फॉर्मूला दोनों सेम है, बस रूट डी में एगो में प्लस लगा हुआ है, एगो में माइनस लगा हुआ है। इसी के चलते रूट में डिफरेंस आ जाता है। अगर ये डिस्क्रिमिनांट यानी डी पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल निकलता है, मतलब रूट निकल जाता है। अगर ये डिस्क्रिमिनांट 0 होता है तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव होता है तो रूट्स निकलता ही नहीं है, मतलब नो रियल रूट्स। रूट नहीं निकलता है उसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। चलो हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है, अब इसमें से ए बी और सी निकालते हैं। ये तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम डी निकालने में आती है। वो भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गजब की पढ़ाई से ही। वैल्यू पुट करो b² माइनस 4ac में, आराम से डी निकल जाएगा। भैया डी तो -7 आया, -7 0 से छोटा है, इसका मतलब इसका रियल रूट्स नहीं निकलेगा। रूट्स आर इमेजिनरी भी लिख सकते हो, नो रियल रूट्स भी लिख सकते हो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, सबसे पहले बोलेगा कि इसको चेक करो कि इसका रूट्स कैसा निकलेगा, रियल निकलेगा या फिर इमेजिनरी निकलेगा। अगर रियल निकल रहा है तो उसका रूट्स को निकाल दो और हमको बताओ का रूट है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन का देखते हैं, इसका रियल रूट निकलेगा या फिर इमेजिनरी रूट निकलेगा। जब हम लोग डी का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू पुट किए तो पता चला कि यार इसका तो रियल रूट्स निकलेगा। वाओ, डी का वैल्यू आया 57। नीचे लिख देना 57 इज ग्रेटर देन 0 सिंस रूट्स आर रियल।
इसके बाद तो तुम आराम से इसका रूट्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट करना है। रूट डी में रूट 55 होगा जो कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो मैंने कल ट्रिक बता ही दिया है, जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें एक लिंक मिलेगा, जाके वीडियो देख लो। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 4.2 का लास्ट क्वेश्चन और 4.3 का वर्ड प्रॉब्लम वाला सारा क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर से कर देना। और RS अग्रवाल अगर तुम खोलोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने वाले। एज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, स्पीड ऑफ ट्रेन, इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका प्रैक्टिस करना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यार, कभी भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने भूल ही गया कि नल के द्वारा टैंक को पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो खूब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सीरीज में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो बाय, मिलते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।